नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम एनसीईआरटी की जो क्लास 6 है हिस्ट्री की, उसका थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, भोजन संग्रह से उत्पादन तक। तो बहुत अच्छा टॉपिक है। और इसके साथ ही जो हमारी लास्ट क्लास थी, लास्ट वीडियो था, उसमें से आपको एक प्रश्न का जवाब देना है कि मेहरगढ़ जो है वो वर्तमान में कहाँ पर स्थित है। इसका आपको कमेंट करके बताइएगा कि मेहरगढ़ कहाँ पर है, किस देश में है। तो आज हम आगे पढ़ते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और बाकी इन बुक्स का मैं आपको बता दूं, इन बुक्स को आप कंटिन्यू जो है वो पढ़ते रहें। कई बार कुछ चीज़ें जैसे मान लीजिए जैसा कि मैं विद्यार्थियों के मन को समझता हूँ, उनको कई चीज़ें जैसे बोर लगती है कि ये तो बोर सी चीज़ें हैं, या क्या है ये सारी चीज़ें तो हम किसी गाइड में भी पढ़ लेंगे, या जो मन में जो भी इस तरह के विचार जो आपको इन पुस्तकों से दूर करते हैं। तो यहाँ जो है वो पसंद और नापसंद की बात नहीं होती। जैसे डॉक्टर दवाई देता है, चाहे वो कड़वी हो, आपको पसंद नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर आपको ठीक होना है तो वो दवाई आपको खानी पड़ती है। तो उसी तरह से ये किताबें हैं। अगर आपको पढ़ने में आनंद आता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आनंद आता है तो भी ये किताबें तो आपको पढ़नी है, चाहे आप सेल्फ पढ़ो, चाहे खुद किताबें खोल के पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, साथ में पढ़ो कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, फिर बुक से भी इसको पढ़ लो बार बार। तो पढ़नी तो है ये, इस बात को आप ध्यान में रखें, इससे आप बच नहीं सकते। मेन बात ये है। भोजन संग्रह से उत्पादन तक, कितना अच्छा टॉपिक है। हमने जो शुरू के दो वीडियो थे उनमें देखा था कि जो मनुष्य था, तो वो प्रारंभ में क्या करता था, भोजन का संग्रह करता था। यहाँ से फल फूल वगैरह यहाँ से लिया है, यहाँ से लिया है, शाम तक घर आता, सब चीजें इकट्ठी करके ले आता। उसे तब तक उत्पादन नहीं आता था कि इस इन चीजों को जमीन में पैदा भी किया जा सकता है, उत्पादन भी किया जा सकता है। तो वो संग्रह से धीरे धीरे उत्पादन तक कैसे पहुंचा। तो नई नुओं का भोजन, ये कोई बच्ची है, बच्ची का नाम है नई नुओ। तो आज नई नुओ अपना पसंदीदा खाना खा रही थी, चावल, स्क्वोश, कद्दू, बीन्स और गोश्त। स्क्वोश, कद्दू और बीन्स उसकी नानी ने अपने घर के पिछवाड़े के छोटे से बगीचे में ही उगाया था। खाते खाते नई नुओं को पिछले दिनों अपनी स्कूल की तरफ से की गई यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में खाए खाने की याद आ गई। यह कितना मसालेदार था, पर वह ऐसा क्यों था। विभिन्न प्रकार के भोजन। आज हमें अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से मिलता है। भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे धान की खेती के लिए गेहूं या जौ की तुलना में जो है वो ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम देखते हैं कि किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्रों में ही उगाते हैं। तो ये चीज तो आप समझते हैं कि जहां की जैसी जलवायु होगी, उसी के अनुकूल वहां पर फसल का उत्पादन किया जाएगा। अब जैसे मान लीजिए गंगानगर हनुमानगढ़ है, उसकी वहां की फसलें, पश्चिमी राजस्थान की फसलें, हाड़ौती प्रदेश की फसलें, पूर्वी राजस्थान की फसलें जो कि मैदानी प्रदेश में आता है, वहां की फसलें। तो क्योंकि वहां की जलवायु कैसी है, उसकी जलवायु के अनुकूल जो है वो वहां पर फसलों का उत्पादन किया जाएगा। और यही नहीं, पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सहजतापूर्ण जीवित रह सकते हैं। तो जो पशु होते हैं वो भी उनको भी वातावरण की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कोई इस तरह का पशु जहां बर्फ ही बर्फ हो, बर्फीले जो पहाड़ हैं, वहां रहने वाले पशु को आप कह दो कि मैं तो जयपुर में लेके पालूंगा इसको, या आप उसको ले जाओ जैसलमेर। अब वो रहता है बेचारा कहाँ है, जैसे याक है, या जो भालू है जो ध्रुव में रहता है। अब उसको लेके आ जाओ और क्या मैं तो जैसलमेर में मेरे घर पे पालूंगा उसको, वो मर जाएगा बेचारा वो। तो अनुकूल जो जलवायु होती है, उसी के अकॉर्डिंग वही रहते हैं
मवेशी जैसे वो तो एक उदाहरण बताए हैं, बाकी मवेशियों से मतलब जो ये पालतू पशु हैं, गाय भैंस वगैरह, भेड़ बकरी। पर जैसा कि तुमने अध्याय 2 में पढ़ा है, स्त्री पुरुषों ने अपने भोजन का उत्पादन हमेशा नहीं किया। खेती और पशुपालन की शुरुआत। अध्याय 2 में हमने पढ़ा कि दुनिया की जलवायु बदलती रही है। साथ ही लोग जिन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वे भी बदलते रहे। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पतियां कहाँ कहाँ मिल सकती हैं, बीज कैसे अपनी डंठल से टूटकर गिरते हैं, गिरे बीजों का अंकुरण और उनसे पौधों का निकलना आदि। इसी तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी होगी, चिड़ियों और जानवरों से पौधों की सुरक्षा की होगी ताकि वे ठीक से बढ़ सके और उनके बीज पक सकें। इस प्रकार धीरे धीरे वे क्या बन गए? कृषक बन गए। तो ये जो चीजें लिखी हुई है इसमें सिंपल सी चीजें हैं। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ता था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। तो मनुष्य ने पहले तो जो किस तरह से उत्पादन किया जाता है वो देखा कि जैसे पेड़ है वहां किस तरह से बीज, जो डंठल है उनसे बीज टूट टूट के निकल निकल के कैसे गिर गए वहां पे, फिर उनसे कैसे धीरे धीरे अंकुरण हुआ उनमें, किस तरह से वो बाहर निकले, पौधे बने, फिर उनमें जो भी चीजें थी खाने पीने वाली, खाने वाली जैसे अनाज वगैरह है वो लगा। तो वो धीरे धीरे समझने लग गया मनुष्य देखते देखते कि इस तरीके से उत्पादन होता है। और जो पशु जिसको वो लगता था कि इसको वो पालतू बना सकता है अपने उपयोग के लिए, उसको उन्होंने पालतू बनाना भी शुरू कर दिया। जैसे कुत्ता था तो इस कुत्ते को कि ये क्या करेगा, सुरक्षा करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने कुत्ता पाल लिया कि इसको पालतू बनाया जा सकता है। भाई पालतू उसी को बनाया जाएगा जो बनाया जा सकता है। आप कोई शेर को कह दे कि मैं शेर को पालतू बनाऊंगा तो नहीं बनेगा। और जैसे भेड़ है, बकरी है, गाय है, सुअर है, तो धीरे धीरे वो इनको आसपास बुलाने लगे और ये पशुपालक बनते गए, इनको पालने लगे। क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? ये प्रश्न बनता है और हो सकता है आपने कभी नहीं पढ़ा भी होगा कि मनुष्य ने सबसे पहले पालतू किसको बनाया था? कुत्ते को बनाया था। तो क्यों बनाया होगा कुत्ते को? सुरक्षा के लिए। और जहां जहां वो खुद जाए तो कुत्ते उसके साथ साथ चले सुरक्षा के रूप में। रात को जैसे मान लीजिए मनुष्य सो रहा है गुफाओं में या कहीं और अचानक कोई जंगली दूसरा जानवर आ जाए तो कुत्ता उसको देख के भौंके कि हाँ देखो भाई हमारा मालिक सो रहा है। तो मुख्य जो था वो था सुरक्षा के लिए। बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे और जानवर अक्सर जंगली पौधों और जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों और जानवरों का चयन करेंगे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिससे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर और कृषि के लिए अपनाए गए पौधों, जंगली जानवरों और पौधों से जो है वो धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग जो है वो छोटे होते हैं, जबकि जो जंगली जानवर होते हैं उनके दांत सींग बड़े होते हैं। अनाज जो उगाए जाते हैं मोटा अनाज है, तो जैसे मान लीजिए गेहूं, चावल वगैरह, बाजरा, मक्की, ये इस तरह के अनाज होते हैं।
और जंगल में जो दूसरे हैं जो उपयोग में नहीं आते, तो वो अलग तरह के पौधे होते हैं। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू जानवर का। तो ये चित्र दिया इन्होंने, क्या बताओ इसमें से जंगली सुअर का कौन सा है और पालतू जानवर का कौन सा है। तो जो बड़े वाला होगा वो जंगली सुअर का ही होगा, पालतू जानवर का क्या होगा, दांत छोटा होगा। बसने की पूरी प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण है इसमें कि जो बसने की प्रक्रिया है वो कब शुरू होती है, 12,000 वर्ष पहले। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आते हैं, और उसी तरह सबसे पहले पालतू जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। कृषि के लिए जो अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ है, ये ध्यान रखिएगा। और पालतू जानवरों में कुत्ते के बाद फिर किसके नंबर आते हैं, भेड़ बकरी हैं। तो ये महत्वपूर्ण है पॉइंट। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकते हैं। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। देखिए, ये जो हमने ऊपर पढ़ा था बसने की प्रक्रिया, तो बसने की प्रक्रिया में हमने क्या देखा था कि जो जानवर है उनको पालने लगे और अनाज उत्पादन करने लगे, यानी खेती करने लगे, तो उसी को ही हमने बसने की प्रक्रिया कहा। तो उसका क्या मतलब है कि जब व्यक्ति जहां खेती करेगा तो उसको वहां पर रहना पड़ेगा स्थायी रूप से। जो पशु है वो पालन करेगा उनका, तो वो एक स्थान पर रहेगा। पहले मनुष्य किस प्रकार का था, घुमंतु। जब वो सिर्फ संग्रह करता था, यहां से ले लिया, यहां से ले लिया, यहां अब लगा कि अब यहां नहीं रहा सामान, तो फिर वो आगे नेक्स्ट दूसरे स्थान पर चला जाता। लेकिन अब वो एक ही स्थान पर जब खेती कर रहा है तो फिर वो वहीं रहेगा वो। तो बसने की प्रक्रिया जो है वो इसी से है। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी और फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका उपयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। अभी जो चीज मैंने आपको ऊपर समझाई कि जैसे जो शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले हैं, तो वो क्यों, जो केवल संग्रह करते हैं, तो वो भंडारण के लिए क्यों करेंगे? वो ठीक आज संग्रह कर लिया, कल फिर संग्रह कर लिया, क्योंकि उनको आगे उत्पादन करना नहीं है। लेकिन यहां आपको उत्पादन करना है फसलों का, तो जो बीज है उसका भंडारण करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपके खेत में सोमन बाजरी होती है, तो आप क्या करते हैं कि उसमें जैसे मान लीजिए 80 मण या 90 मण जो है वो आपने ले ली काम में, कुछ बेच दी, कुछ आपने घर के लिए काम में ले ली, 10 मण आपने बचा के रख ली और उसको कहीं आपने स्टोर कर दिया। तो स्टोर क्यों किया? ताकि उनके अंदर जो है आप उसको जो है सेफ रख सको, और अगली बार जब अगला सीजन आएगा तो उस समय आप उसको दोबारा खेत के अंदर बो सको। नेक्स्ट है जानवर, चलते फिरते खाद्य भंडार। तो अब जैसे देखिए, आप जो ये सभ्यता स्थल पढ़ते हैं, तो सभ्यता स्थलों के अंदर भी आप पढ़ते हैं गोरे या काठे, कोठे, गोरे, काठे, कोठे, कोठ।
तो गारे, ये सब क्या है, वो यही थे फसलों में, ये जो भोजन है इसके संग्रहण करते थे। बड़े बड़े बने होते थे, गांव में आज भी बने होते हैं ये, इस तरह से, जैसे झोंपड़ी नुमा स्टाइल के अंदर आज भी गांवों के अंदर आपको ये मिल जाएंगे इस तरीके से। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो कि भोजन का एक अच्छा सोर्स है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में, पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। तो भंडारण का तरीका कैसे है? उससे आपको दूध भी मिलता है, उससे मांस भी प्राप्त हो सकता है। तो एक तरह का भंडारण ही है कि जब चाहो आप उसका उपयोग कर सकते हो। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है, और आप आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 14 को देखो। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य मिले हैं। ये जो लास्ट हमारा वीडियो था, जो मैंने स्थान आपसे सारे नाम आपको मैप में बताए थे, वही है ये, उसी की बात कर रहे हैं। ये मैप है, इसकी बात कर रहा है ये, जो लास्ट क्लास में हमने देखा था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है प्रारंभिक जो उपमहाद्वीप में कहाँ है कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य? पश्चिमोत्तर क्षेत्र, और यानी जो उत्तर पश्चिम वाला हिस्सा है मेहरगढ़ का, ये उत्तर पश्चिम आधुनिक कश्मीर जहां था बुर्ज होम, और पूर्वी और दक्षिणी भारत। वास्तव में यह निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। वो सुरक्षित रह जाते हैं। अनाज खत्म हो सकता है लेकिन जो जला हुआ है वो, उसके अवशेष रह जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। नीचे की तालिका से तुम यह जान सकती हो कि कहां-कहां अनाजों और पालतू जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। यह है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, अनाज और हड्डियां, और दूसरी तरफ है पूरा स्थल। तो गेहूं, जो ये तो अनाज हो गए, और भेड़ बकरी मवेशी, इनके कहाँ मिलते हैं जो अवशेष वगैरह हमें आधुनिक पाकिस्तान में? तो मेहरगढ़, ये मैंने आपसे पूछा था शुरू में कि मेहरगढ़ कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में है। चावल और जानवरों की हड्डियों के टुकड़े, तो ये हमें कहाँ से और मिले हैं? कोल्डी हवा से मिले हैं। ये कहाँ पर है? यूपी में। इसके बाद में चावल और मवेशी, जो मिट्टी पर खुरों के निशान, तो ये साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो महागड्ढा, ये भी यूपी में है। गेहूं और दलहन, इसके साक्ष्य हमें गुफ क्राल, तो यहां से भी प्राप्त होते हैं, यह आधुनिक कश्मीर में है। गेहूं दलहन, कुत्ते मवेशी भैंस भेड़ बकरी, तो ये बुर्ज होम जो कि कश्मीर में। गेहूं हरे चने, जो भैंस बैल, तो इनके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? ये जो अनाज है इसके साक्ष्य, और ये जानवर है तो अब इनकी हड्डियां ही मिलेगी। तो चिरांद आधुनिक बिहार, यहां से भी हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जवार बाजरा मवेशी भेड़ बकरी सुअर, हलूर जो है आधुनिक आंध्र प्रदेश। काला चना ज्वार बाजरा मवेशी भेड़ सुअर, इनके साक्ष्य पेयमपल्ली आधुनिक आंध्र प्रदेश। तो लगभग सब मिलते जुलते सी चीजें हैं, कि क्योंकि प्रारंभ में मनुष्य किस किस चीज का जब उत्पादन शुरू किया तो यही था, जो फसलें हैं। गेहूं वगैरह हो गया, जोहो है, गेहूं जो दलहन,
इस तरह का प्रयोग करता था फसलों में। और जो जानवर थे पालतू मवेशी, तो उसमें ये हो गए जैसे भेड़ बकरी है, या ये गाय भैंस वगैरह इस तरीके के। आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? ये वाला महत्वपूर्ण है कि कौन सा स्थान कहाँ है। दो स्थान कश्मीर के हैं, गुफकरार और बुर्ज होम। यूपी के दो हैं, कोल्डी हवा और महागढ़। अब ऐसा नहीं है कि इनके अलावा कोई और है ही नहीं, इस चैप्टर की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान में मेहरगढ़, और बिहार में चिरांद, और आंध्र प्रदेश में हल्लूर और पेयमपल्ली। ये देखिए मैप में, मेहरगढ़ तो ये तो पाकिस्तान में, ये बुर्ज हो गया कश्मीर में, और ये चिरांद है बिहार, ये कोल्डी हवा महागडार ये यूपी की तरफ हो गए, और इसके अलावा ये हल्लूर है, ये पेयमपल्ली है। तो हर तरह से प्राप्त हुए हैं। उत्तर में भारत के उत्तर हो, चाहे पूर्व हो, चाहे पश्चिम हो, और चाहे दक्षिण हो। जिन जगहों पर अनाज और हड्डियों के अवशेष मिले हैं, ये उनमें से सिर्फ कुछ ही हैं। नेक्स्ट आता है स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिसे गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। तो ये कि जैसे जो क्षेत्र है कश्मीर वाला, तो वहां पर ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, तो वहां लोग कैसे रहते होंगे? तो गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जमीन में। जैसे आज मान लीजिए आप घर बनाते हैं, तो घर में आप एक अंडरग्राउंड भी बनाते हैं, तो वो सीधे अंडरग्राउंड ही होते थे उनके घर, और उसमें उतरने के लिए उनकी सीढ़ियां होती थी, ताकि जो ऊपर जो तापमान है उससे बच सकें। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें क्या कहते थे? गर्तवास। एक गर्तवास का चित्र बनाओ। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नव पाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनके धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। तो पीसने के लिए जो आप जानते हैं, जो ओखली होती है, और ओखली में वो मूसल से प्रहार करते हैं। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। तो ये जो पत्थर हैं नव पाषाण के, ये देखिए, पूरा पाषाण के जो पत्थर थे, इन पत्थरों में अंतर देखिए, तो उनसे कहीं ज्यादा और बेहतरीन पत्थर हैं ये। नव पाषाण युग के पुरा स्थलों में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं और दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। तो लोग धीरे धीरे बर्तनों का प्रयोग है वो खाना बनाने के लिए करने लगे। चावल, गेहूं और दलहन जैसे अनाज जो है अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे।
इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे। तो क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहां कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। तो बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। तो किस तरह से जो मनुष्य है उस समय रहता होगा। और धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। अब जैसे ये बर्तन है तो भोजन बनाने के लिए भी प्रयोग करते थे। उसके जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हो गए थे चावल खाना, गेहूं, दलहन, दालें वगैरह है। और वस्त्र बनाना भी शुरू कर दिया उसने, कपड़े भी बुनने लगे, कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। अन्य रीति रिवाज, पुरातत्वविद बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया है, इनमें प्राय कृषक और पशुपालक समूह में रहते हैं, जिन्हें जनजाति कहते हैं। विद्वानों ने पाया है कि ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाजों को मानते हैं जो संभवतः पहले से ही प्रचलित रहे हैं। तो जनजाति में क्या है, प्राय जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। ज्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इस तरह के परिवारों के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते हैं। अक्सर महिलाएं खेती का सारा काम करती है। इसमें जमीन तैयार कर बीज बोने, पौधे की देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक का काम शामिल है। बच्चे पौधों की देखभाल करते हैं और चिड़ियों और जानवरों को दूर भगाते हैं ताकि वे पौधों और फसलों को नुकसान न पहुंचाएं। महिलाएं फसल दाव कर अनाज कूटती पीसती है। और ये पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते हैं, जबकि बच्चे छोटे झुंडों को। यहाँ जानवरों की सफाई और दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर के करते हैं। उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाने, टोकरियां बनाने, औजार और झोपड़ियां बनाने का काम भी साथ साथ करते हैं। गाना, नाच और घरों की सजावट भी उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। तो अब ये बेसिक सी बातें हैं, इनमें ये बस ठीक है समझने के लिए है, बाकी कोई नोट्स के अकॉर्डिंग या कोई एग्जाम के अकॉर्डिंग जो पर्टिकुलर कोई फैक्ट है तो वो इसमें नहीं है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो फैक्ट ज्यादा हैं वो आरबीएससी की किताबों में है। एनसीईआरटी के अंदर फैक्ट उतने ज्यादा नहीं है। एनसीईआरटी की तो किताबें आपके दिमाग को खोलने के लिए है कि इतनी चीजों को इसने इतना बता रखा है। अब जनजाति है, इसी की इतनी व्याख्या कर दी कि जनजाति में क्या क्या होता है, कैसे रहते हैं लोग। और आरबीएससी की किताबों के अंदर फैक्ट बहुत थे। तो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग दोनों ही महत्वपूर्ण है। आरबीएससी भी आपको पढ़नी है और यहाँ अगर आप जुड़े हुए हैं तो ऑलरेडी आरबीएससी आपकी कंप्लीट हो चुकी होगी। नहीं, अगर आरबीएससी आपने नहीं पढ़ी है तो वीडियो बने हुए हैं यूट्यूब पे। कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता है, वे अनुभवी वृद्ध व्यक्ति, नौजवान योद्धा या फिर पुरोहित हो सकते हैं। वयस्क महिलाओं को भी उनके ज्ञान और अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता है। जनजातियों की जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं बहुत समृद्ध और विशिष्ट होती है। इसमें उनकी भाषाएं, संगीत, कहानियां, चित्रकारी भी शामिल है। उनके अपने देवी देवता होते हैं। जमीन, जंगल, घास के मैदान, पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ करते हैं। इनमें गरीब अमीर के बीच कोई खास अंतर नहीं होता। इसलिए जनजातीय समाज जो है वो अन्य समाजों से भिन्न होते हैं। तो ये है। नेक्स्ट आता है सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मानचित्र 2 पृष्ठ 14, जो अभी आपको मैप में मैंने दिखाया था, मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान के अंदर। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं, जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। यहाँ खुदाई में सबसे पहले के स्तरों से पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली। हिरण और सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां भी शामिल है। उसके बाद के स्तरों में भेड़ बकरियों की हड्डियां ज्यादा मिली है।
तो हिरण और सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां हैं, उसके बाद भेड़ बकरियों की हड्डियां ज्यादा मिली है, इसके ऊपर ज्यादातर मवेशियों की ही हड्डियां मिली है। इससे ऐसा लगता है कि ये लोग मवेशियों को पालने लगे थे। तो ये पर्टिकुलर मेहरगढ़ के बारे में बता रहे हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। पहले और बाद के स्तर। जब पुरातत्वविद किसी जगह की खुदाई करते हैं तो वे कैसे समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के और कौन से बाद के? इस चित्र को देखो। मान लो लोगों ने सबसे पहले समतल भूमि, यानी ये जो स्तर 4 है, इस पर रहना शुरू किया। अब आमतौर पर लोग जहां रहते हैं, घर टूटने पर दोबारा वहीं घर बना लेते हैं। टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा होते रहते हैं। इस कारणों से बस्ती की जमीन धीरे धीरे ऊंची होती रहती है और फिर सैकड़ों सालों के बाद वहां एक टीला बन जाता है। इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो उसका सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है और उसके बाद के स्तर बाद के युगों के होते हैं। यही ऊपरी और निचली तहें आमतौर पर स्तरों के रूप में जानी जाती हैं। तो अब ये जो 4 नंबर पर है, ये पहले के समय के युग के हैं। जब इसकी खुदाई होगी टीले की, तो सबसे ऊपर जिस बस्ती के प्रमाण मिलेंगे वो सबसे लेटेस्ट जो होगी बस्ती, और उसके बाद उससे पहले की ये, फिर उससे पहले की ये और उससे पहले की ये। जैसे राजस्थान की बात करें, कालीबंगा जो है, तो कालीबंगा के अंदर जो मिले हैं टीले, जब कालीबंगा बस्ती की, कालीबंगा जो सभ्यता स्थल है, उसकी खुदाई शुरू हुई थी, तो ये जैसे टीला है कि इस टीले पर लोग बाग रहते होंगे। तो अब इसकी जब खुदाई शुरू हुई पुरातत्वविदों के द्वारा, तो ऊपर जो हमें मिलता है, जिस बस्ती के प्रमाण मिले, वो तो थी सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन। जो इसकी एक पहचान है, कालीबंगा का नाम आते ही आप कहते हो कि ये तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, क्योंकि जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता थी तो उसी समय इसका समय माना जाता है। जैसे 2250 से 1750 ईसा पूर्व एक बेट समय माना जाता है इस सभ्यता स्थल का, सिंधु घाटी समय सभ्यता का जो ये एक समय है यहाँ का। लेकिन कालीबंगा से पहले भी यहाँ पर एक बस्ती के प्रमाण मिले हैं कि कालीबंगा जो आप ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय था, उससे पहले भी, यानी उससे लगभग 100 साल पहले, 100-150 साल पहले यहाँ एक और बस्ती रहती थी इसी स्थान पे, जो कि किसी कारणों से या किन्हीं कारणों से वो नष्ट हो गई। और बाद में ये जो हड़प्पा के लोग थे, ये कहीं से इधर उधर आते हुए आए होंगे कहीं से, और इनको आकर के ये जगह ठीक लगी। कुछ पहले से कुछ बने हुए चीजें कुछ थोड़ी बहुत दिखी होगी का, अच्छा पहले लोग तो रहते, इसका मतलब जगह ठीक है, और नदी की व्यवस्था थी, नदी का पानी था यहाँ। तो फिर हड़प्पा के लोगों ने यहाँ पर, जो कालीबंगा वर्तमान में है, वहां पर रहना शुरू कर दिया इन्होंने। तो कालीबंगा से हमें 2 समय के अवशेष प्राप्त होते हैं। इसलिए आप देखते हो कि आपको नालियां जो है वो पक्की भी मिलती है, कच्ची भी मिलती है। इंटें आपको पक्की भी मिलती है, कच्ची भी मिलती है। तो कई सोचते हैं कि ये ऐसे कैसे है कि कच्ची है पक्की है, वो दोनों है वो। क्योंकि इस पूरे स्थल की जब खुदाई हुई तो पहले स्तर पर जो खुदाई हुई, तो वो तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन समय के अवशेष प्राप्त हुए। तो सिंधु घाटी सभ्यता आप जानते हो कि कैसी सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी, एक विकसित सभ्यता थी। और जब और खुदाई करते गए तब पुरातत्वविदों को यह लगा, अरे इसके तो नीचे एक और बस्ती के प्रमाण मिले हैं। तो ये इस प्रकार से आहड़ है, तो आहड़ में 8 बार बस्ती के बसने के लोगों के और 8 बार उजड़ने के प्रमाण मिलते हैं। तो ये कुछ उदाहरण बताएं आपको मैंने। सगे संबंधियों की मृत्यु के बाद लोग उनके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ की ऐसी कई कब्रें मिली है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। तो लगा होगा कि ये अब बेचारा मर तो गया ही, तो ये परलोक में जाएगा तो वहां इसको भूख लगेगी, तो ये क्या खाएगा। तो उसके साथ ही
एक कब्र में मृतक के साथ में बकरी को भी दफना दिया गया था। तो मेहरगढ़ में इस तरह की कब्रें मिली हैं। अब ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया। आप कई जगहों से देखते हो कि जो मृतक को जब दफनाया जाता था तो उसके साथ कई खाने पीने की वस्तु में या कोई श्रृंगार से संबंधित इस तरह की चीजें आपको उसके साथ देखने को मिलती है। तो मेहरगढ़ की कब्र का चित्र, क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? अब ये जो कब्र है, तो इस कब्र में अब ये तो आपको इंसान दिख रहा है, ये देखिए इसके दांत, ये इसकी खोपड़ी है, ये इसके हाथ हैं। इस तरीके से जब इसको दफनाया गया है, मेहरगढ़ के घर का चित्र। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हो, तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है। तो ये तो बच्चों के लिए है कि आप तुलना करो, देखो इसको। तो इस चित्र में पहचान गए आप बकरी कहाँ पे है? आप देखो इसमें ढूंढो, ये तो इंसान है और ये जो है ये क्या है? तो बकरी है ये। दाऊजली हेडिंग, मानचित्र 2 पृष्ठ 14 में दाऊजली हेडिंग ढूंढो, जो आपको मैप में दिखाए थे। यह पूरा स्थल चीन और म्यांमार, ये देखिएगा, ये है दाऊजली हेडिंग। यह पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। साथ ही यहाँ से जेडाइड पत्थर भी मिला है। संभवतः यह पत्थर कहाँ से आया होगा? चीन से। इसके अतिरिक्त इस पुरा स्थल से काष्ठासम यानी अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई है के औजार और बर्तन भी मिलते हैं। तो खरल और जो मुसल जैसे पत्थरों के उपकरण है ये कहां से मिले हैं? तो ये हमें दाऊजली हेडिंग से प्राप्त होते हैं। ये जेडाइट पत्थर भी मिला है और इस कास्ट असम के औजार ये जो है ये भी मिला है। अन्यतर एटलस में तुर्की को ढूंढो। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में एक चतालहुक तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी और इनका उपयोग किया जाता था। ये स्थान है ये, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कोड़ियां और भूमध्य सागर की सीपियां। ध्यान रहे उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। तो ये नाम ध्यान में रखो, तो रख लेना एक, चतालहूक। तो यहां दूर दराज के स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी। अब ये प्रश्न आपसे यही पूछ सकता है कि चतालहूक जो है वो किस स्थान पर है। अब ये तो 6 क्लास के तीसरे चैप्टर में है और यही किताब अगर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन के आ जाए तो सब इसको ढूंढते रहेंगे, बड़ा डेंजर क्वेश्चन है यार, कहाँ से पूछा है। तो तुर्की में है। अब सीरिया से क्या लाया जाता था? चकमक पत्थर, तो यहाँ होता होगा। लाल सागर में कोड़ियां होती होगी और भूमध्य सागर में सीपियां, तो यहां से लाते होंगे। अब ये तिथियां महत्वपूर्ण है। बसने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग 12,000 साल पहले, तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले। तो ये आपका हो गया चैप्टर। ये वाला देखिएगा, सही या गलत बताओ। तो क्या है, अभी आपको सोल्व करने चाहिए कि क्या सही है गलत है। देखिए हलूर जो है, क्या यहाँ से ज्वार बाजरा मिला है? साक्ष्य मिले हैं उसके? तो बिल्कुल सही है। बुर्ज होम में लोग आयताकार घरों में रहते थे, बुर्ज होम में लोग जो है वो गड्ढों में रहते थे, गड्ढों में बनाए जाते थे घर, तो ये गलत है। चिरांद कश्मीर का पूरा स्थल है, कश्मीर का नहीं है, चिरांद है बिहार का।
और जेडाइट जो कि दाउजली हेडिंग से मिला है, चीन से लाया गया होगा ये जेडाइट पत्थर जो है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार आप ये पूरा चैप्टर पढ़ लिए, और लास्ट में आप जब इनको सोल्व कर रहे होंगे तो आपके दिमाग में आया होगा कि ये सही है गलत है, तो आपको दोबारा चैप्टर देखने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार से बार बार जो है आप इन चैप्टर के जो मेन मेन फैक्ट हैं, कोई ज़्यादा फैक्ट नहीं होते, मुश्किल से 10 लाइन भी नहीं बनेगी इस चैप्टर में, तो वो मेन मेन पॉइंट जो हैं उनको साइड में रख लो, लिख लो। तो ये वाला चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आपका फोर्थ चैप्टर आरंभिक नगरों से संबंधित है। ये हड़प्पा और ये मोहनजोदड़ो और ये कई नगर आएंगे, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, काफी महत्वपूर्ण चीजें आपके एग्जाम के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।